A very good morning to all my dear students. So today we are going to start a new chapter, Organic Chemistry. हमने 3 चैप्टर पढ़ लिया है, तो जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उसका कंप्लीट नोट्स तैयार रखिएगा, बिकॉज यू ऑल नो दैट योर कॉपी इज़ गोइंग टू बी चेक्ड. सो इसलिए अपने सारे जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो चाहे जैसे भी क्वेश्चन हो, आप उसको सिस्टमैटिकली लिखिएगा. सो इट्स योर बोर्ड, so be very serious. So today I am going to start the 4th chapter, organic chemistry. और organic chemistry में बहुत selective topics हैं आपके reduced syllabus के according. तो take your copy and pen and start studying. So students, let us begin our today's lecture. In today's lecture we are going to discuss a very basic thing, that is branches of chemistry. आप जो chemistry पढ़ते हैं उसके कितने branches हैं. So आप यहाँ देख सकते हो इस picture में branches of chemistry. First is the organic chemistry, then it is inorganic chemistry, analytical chemistry, biochemistry and physical chemistry. तो जितने भी हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ हिंदी में ही पढ़ो, आप इसको एक जनरल चीज़ है. तो जितने भी ब्रांचेस है केमिस्ट्री के, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो, बायोकेमिस्ट्री हो, फिजिकल, ये मेन ब्रांचेस है केमिस्ट्री के, जिसमें आपको डिटेल में ऑर्गेनिक पढ़ना है. तो लेट अस डिस्कस सम वेरी बेसिक थिंग कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या स्टडी करते हो, किसके बारे में. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे भी आएगा, या तो आप इसको हिंदी में कह सकते हो कार्बनिक रसायन. तो इसमें मेनली हम कार्बन और उसकी कंपाउंड की स्टडी करते हैं, और किस तरीके से कार्बन जो हमारे केमिस्ट्री डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन होते हैं, उनकी बेसिकली हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक या कार्बनिक रसायन में. सेकेंड आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी होता है अकार्बनिक रसायन. इसमें बेसिकली जो है आप ऑर्गेनिक से हट के जितने भी टॉपिक्स होते हैं आप पढ़ते हो, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हो जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो. बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा, लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि इनऑर्गेनिक में हर आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, सारे मेटल्स हैं. इनऑर्गेनिक में आप उसकी स्टडी करते हो. बेसिकली ऑर्गेनिक में आप किसकी स्टडी करते हो, जो कंपाउंड में कार्बन होता है. नेक्स्ट आप पढ़ो, इसको देखो, आपको बेसिक पता होना चाहिए एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप बेसिकली जितने भी मैटर होते हैं उनकी केमिस्ट्री को आप पढ़ते हो. मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच हैज़ मास. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ मैटर, और जितने भी मैटर से कनेक्ट, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए जितने भी टूल्स डेवलप्ड हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं. बहुत सारे आप हायर क्लासेस में जाओगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे आपके ऑपरेटर्स होते हैं, उससे आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में मैटर की प्रॉपर्टीज़ को आप स्टडी कर सकते हो, वो आते हैं. तो ऑर्गेनिक में कार्बन कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक में कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं. एनालिटिकल में हम बेसिकली मैटर के बारे में, मैटर और उसकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द बायोकेमिस्ट्री. आप ये देख सकते हो कि ये यहाँ पे जो डायग्राम बना है वो डीएनए का डायग्राम है. तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम केमिकल प्रोसेसेस को पढ़ते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो उनके लाइफ साइकिल में किस तरीके का केमिकल प्रोसेस चल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वो हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में. सो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेस चल रहा है उसको हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री है, अभी आप 11th में जब जाओगे तो आपके 3 ब्रांचेस हो जाएंगे. फिजिकल हो जाएगा अलग, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और कुछ उसमें टॉपिक्स मर्ज्ड होते हैं बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल के. तो मेन आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल जब आप 11th में जाओगे तो पढ़ना होगा. तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो अप्लाइड फिजिक्स होता है. मतलब आप एक तरीके से जो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज के डेरिवेशन हैं, उस तरीके से किस तरीके से अप्लाई किया जाता है. जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, तो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे आप डेरिवेशन हैं, फॉर्मूलाज हैं, तो ये बेसिकली फिजिक्स से कनेक्टेड होता है. जितने भी लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है,
और बहुत सारे जो थ्योरीज होते हैं जिनमें आप मेनली डेरिवेशन करते हो, फिजिकल पार्ट करते हो, और आपके जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं वो सारे फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री आप कह सकते हो कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट अप्लाइज फिजिक्स टू द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या ब्रांचेस होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऐसी कंपाउंड जिसमें कार्बन ज़रूर प्रेजेंट हो, कार्बन इज एसेंशियल। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ए साइक्लिक कंपाउंड और रिंग कंपाउंड्स। नाम से ही पता चल रहा है, ए साइक्लिक मीन्स जो ओपन चेन होगा, जिसकी स्ट्रक्चर ओपन चेन की तरह होगी। रिंग कंपाउंड जो कि रिंग में होंगे। अभी सिर्फ आप ये डिफरेंस देख लो, बेसिक डिफरेंस देख लो। ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड है। अब आप यहाँ पे जब आप आगे जब पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसका आप नाम भी लिखना जान जाओगे, नॉमेनक्लेचर। अभी आप इतना समझो, ए साइक्लिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ओपन चेन जैसे स्ट्रक्चर रखते हो। देखो यहाँ पे CH3, CH2, CH3 ओपन चेन है, और रिंग कंपाउंड में आप देखो कि वो सब मिल के आपस में एक रिंग का फॉर्मेशन कर रही हो, चाहे वो 6 कार्बन का हो चाहे 5 कार्बन का हो। तो रिंग कंपाउंड्स जो है वो क्लोज चेन हो जाते हैं, और ए साइक्लिक में जो है वो ओपन चेन होते हैं। देखो आप जितने भी एग्जांपल यहाँ पे दिए, प्रोपेन, इथेन और 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये आप डिटेल में नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। रिंग कंपाउंड जब एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, पिरिडीन। अब रिंग कंपाउंड्स भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक मतलब अगर रिंग में सेम टाइप ऑफ एटम हो, ठीक है। होमो मतलब सम, एक जैसे। हेटेरो मतलब विषम, मतलब अगर एक कोई रिंग है और उसमें कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा। ऐसे रिंग जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो वो होमोसाइक्लिक होगा, और अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई इनऑर्गेनिक एलिमेंट आ जाएगा, आपने पढ़ा है इनऑर्गेनिक एलिमेंट, तो वो हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर। होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, उसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम पहले देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। वो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे देखो आप एलिसाइक्लिक में, आप ये सब डिटेल में पढ़ोगे। ये देखो आप इस तरीके से कार्बन किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, दैट इज द एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर। और इसको हम क्लोज चेन कहते हैं। यहाँ पे आपने एलिसाइक्लिक में ओपन चेन देखा, एलिसाइक्लिक में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में कनेक्शन होता है, और ये जो होते हैं क्लोज्ड स्ट्रक्चर के होते हैं। क्लियर। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग जरूर प्रेजेंट होती है। बेंजीन क्या था, ये 6, ये देखो ये जो पॉइंट्स हैं वो हर एक पॉइंट जो है वो कार्बन को बता रहा है। तो 6 कार्बन की ये रिंग होती है, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, इसको आप पढ़ोगे आगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऐसे स्पेशल कंपाउंड होते हैं जिनमें कि बेंजीन रिंग जरूर होता है। ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, बेंजेनॉइड यानी कि जो बेंजीन जैसा होगा उसमें बेंजीन रिंग होगी। नॉन बेंजेनॉइड जो रिंग की तरह तो होगा लेकिन उसमें बेंजीन नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखो, बेंजेनॉइड में आप देखो यहाँ पे इस तरीके से, किस तरीके से आप देखो 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और 6। बेंजेनॉइड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग जरूर प्रेजेंट होगा। अब बेंजीन रिंग है ये, उसमें NH2 ऐड हो गया तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। ठीक है, 2 बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइन हो गई तो ये हो गया नेफ्थलीन। तो बेंजेनॉइड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनमें बेंजीन रिंग जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए। नॉन बेंजेनॉइड मतलब उसमें बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे देखो ट्रोपिलोन और एज्यूलिन दिया हुआ है जिसमें 6 मेंबर्ड कार्बन नहीं है। जो आप ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेंबर्ड, और बेंजीन हमेशा ये जो पॉइंट्स है वो कार्बन को बताता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी 6 मेंबर्ड क्लोज चेन होती है बेंजीन। बेंजेनॉइड में हमेशा बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, और नॉन बेंजेनॉइड में कोई भी रिंग प्रेजेंट होगी बेंजीन के अलावा। So students, let us begin our first topic.
जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवाइडेड है, आपने पिछले स्लाइड में देखा। तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते। तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि हिंदी है सह संयोजक बंध। तो ये आपने बहुत बार पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखेंगे क्योंकि अब आप क्लास 10th में हो, थोड़ा थोड़ा ऐसे डिटेल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा आपने ये पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल शेयरिंग से बनते हैं, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के में बराबर की साझेदारी होती है। इसको हम सिंपलेस्ट एग्जांपल देखते हैं कि दो हाइड्रोजन के एटम्स को हम ले रहे हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आपस में समझौता कर लें, शेयरिंग कर लें, देखिए आप इस तरीके से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को, ये पहला हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली शेयर किया। ठीक है, जो शेयर करते हैं उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं कि ये दोनों ओवरलैप किया है। तो जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी इक्वल शेयरिंग है। अगर एक हाइड्रोजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या शेयरिंग की तो दूसरे हाइड्रोजन एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या शेयरिंग की। सो आप ये देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं उनको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपस में साझेदारी से ये पेयर बना है इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप कह सकती हो कि कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है, ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग पेयर से इन्वॉल्व होता है। आप देख सकते हो आगे के स्लाइड में मैंने इसको डेफिनेशन भी दिया है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे भी नाम आएगा वहाँ पे सबसे पहले आप ये ध्यान देना कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होगी, इक्वल शेयरिंग होगी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम आपस में शेयर कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन का कि किस तरीके से, और आपने पढ़ा है लॉ ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। मैंने मेटल और नॉन मेटल में भी बताया है। और हाइड्रोजन और हीलियम बहुत छोटे एटम हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये लॉ ऑफ ड्यूप्लेट को फॉलो करते हैं कि उनके दोनों जब शेयर करें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हों तो ये स्टेबल होंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड का नाम जहां पे भी आएगा आप समझ जाना वो ऐसा केमिकल बॉन्ड है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग, बराबर की साझेदारी हुई है। ये नीचे के डायग्राम में आप ध्यान से देखो कि अब आप ये समझो कि ये एटम ए है जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ और ये एटम नंबर बी है। ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। आपको पता है कि एटम के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज द न्यूक्लियस, नाभिक होता है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ये मैंने बार बार बताया है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो जो भी नाभिक पे चार्ज होता है वो बेसिकली प्रोटॉन की वजह से होता है। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखो कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो 2 तरीके के फोर्स काम करेगा, 2 तरीके का बल काम करेगा। एक बल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है या अट्रैक्शन फोर्स होता है, और एक फोर्स होता है जो सेम चार्ज के बीच में काम करता है, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में काम करे या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है यानी आकर्षण बल यानी आप कह सकते हो कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नाभिक जो न्यूक्लियस है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कौन सा होगा? जो सिमिलर चार्ज पे लगे, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगे या पॉजिटिव के बीच में जो चार्ज लगेगा, सेम चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज रिपल्सिव फोर्स या प्रतिकर्षण बल। तो स्टेबल ये जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 डिफरेंट चार्जेस पे लगे, और रिपल्सिव फोर्स जो सिमिलर चार्जेस पे लगे। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो स्टेबल बॉन्ड तभी बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स जो है उन दोनों के बीच में काम करे और वो बैलेंस करे, तभी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। So students, let us start the
डेफिनेशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे भी कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध का नाम आएगा हमेशा याद रखना वहां पे एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होगी, दोनों एटम्स बराबर से साझेदारी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। और स्टेबल बॉन्ड तभी बनेगा जब अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्टिव फोर्स किन्हीं भी दो डिसिमिलर चार्जेस के बीच में और रिपल्सिव फोर्स जो है वो दोनों जो है वो बैलेंस करें, तब हमें एक स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। इसकी जो हिंदी में आपका ट्रांसलेशन है नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लेना बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते कि आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको नहीं पता है तो आपके लिए बहुत टफ होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिवाइज कर लेते हैं। अ कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, रासायनिक बंध क्या होता है, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ऐसा आकर्षण बल होता है जो एटम्स को बांधे रखता है, विच बाइंड्स एटम टुगेदर। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स एटम्स टुगेदर। ये एक ऐसा बल है जो कि एटम्स को बांधे रखता है, ठीक है। सो कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम। कोवेलेंट बॉन्ड का जहां नाम आएगा शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का एटम के बीच में। दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नोन एज शेयर्ड पेयर्स और बॉन्डिंग पेयर्स। जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं एटम्स के बीच में उनको आप क्या कहोगे, शेयर्ड पेयर्स भी बोल सकते हो और बॉन्डिंग पेयर्स भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, द स्टेबल बैलेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स किन्हीं भी दो डिसिमिलर चार्ज के बीच में लगेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। रिपल्सिव फोर्स सिमिलर चार्ज के बीच में लगेगा। बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स व्हेन दे शेयर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो मुझे लगता है कि आपने ये थर्ड पॉइंट पहले नहीं पढ़ा था, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा इक्वल शेयरिंग होती है और जो शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनको आप क्या कहोगे, शेयर्ड पेयर या बॉन्डिंग पेयर्स बोलोगे। और स्टेबल बैलेंस ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द बॉन्डिंग एटम, जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है और रिपल्सिव फोर्स होता है उनके बीच में एक स्टेबल बैलेंस होता है, तभी जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो सकते हैं, एंड दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो बच्चों, आप इसके कॉन्सेप्ट को मुझे पता है समझ गए होंगे। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आप टर्म्स को इंग्लिश में भी पढ़ो और ये जो नोट्स मैंने दिया है आप उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। सो बच्चों, आपने कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध को आपने अच्छे से पढ़ लिया। हाइड्रोजन का मैंने आपको समझा दिया। अब आप नया एग्जाम्पल लेते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग मीथेन में, CH4। अभी जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले हम सैचुरेटेड एल्केन पढ़ेंगे, एल्केन पढ़ेंगे, फिर एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, सब आपके सिलेबस में है। तो जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा आप उसको एल्केन से डिनोट करोगे। अभी डिटेल में आप उसको पढ़ोगे। अभी हम बॉन्डिंग पढ़ते हैं कि किस तरीके से मीथेन में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। CH4 दैट इज मीथेन। तो अब ध्यान से देखो कि कार्बन जो है वो सेंटर में लिखोगे आप। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप कह सकते हो कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, अगर आप उसको कैरामेल शेल से करोगे तो 2 और 4, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर से डिनोट किया जा रहा है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या संयोजी इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। 1, 2, 3 और 4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। आपको पता है कि कोई भी एटम स्टेबिलिटी या स्थायित्व को तभी प्राप्त करेगा जब उसका ऑक्टेट पूरा हो, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब आप देख रहे हो कि 4 हाइड्रोजन भी हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और चौथा। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो रेड कलर से जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है। तो ये आपस में साझेदारी कर लेंगे। आप ध्यान से देखो किस तरीके से ये दो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में साझेदारी की। इससे क्या हुआ कि कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया। अब आप कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करो शेयरिंग के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, यानी कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया।
और हाइड्रोजन के चारों एटम्स को देखो तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई गई, यानी कि एटम्स के बीच में इक्वल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। ये ध्यान दीजिएगा कि जो रेड कलर से डॉट है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और जो ब्लैक कलर से इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग या सहसंयोजक बंध जो वही होता है जब एटम्स के बीच में इक्वल बराबर की साझेदारी होती है, और एटम्स तभी स्टेबल होते हैं जब उनका ऑक्टेट पूरा हो, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और अगर छोटे एटम है हाइड्रोजन या हीलियम तो उनका ड्यूप्लेट यानी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो एटम स्टेबल होगा। सो बच्चों, आई होप आपको कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध के टाइप्स को भी पढ़ लेते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी एकल, दो एटम्स के बीच में आप देखो एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, एक बॉन्ड पाया जाएगा। तो हमेशा याद रखना बॉन्ड को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइन है, जहां पे भी एक बॉन्ड आप देखोगे, यानी एक बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बनता है। हमेशा याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये जब दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेंगे किन्हीं भी 2 एटम्स के, तो वो बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जब 2 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल में परिवर्तित होंगे, कन्वर्ट होंगे, तो उनके बीच में 2 बॉन्ड बनेगा, दैट इज द डबल बॉन्ड, यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन के जब 2 एटम्स कंबाइन करेंगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे, उनको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन के केस में आपने पढ़ लिया कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग करेंगे, ड्यूप्लेट को पूरा करेंगे और उनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आपने ये अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा। ऑक्सीजन गैस हम देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन के एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, 2 बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो आप तो 2 और 6 होगा, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5 6। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये पहला ऑक्सीजन एटम है और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है। इसके में भी सेम यही केस होगा कि आउटर मोस्ट शेल में यानी एल शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहिए। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों जो है, आप देखो ये पेयर दिखा रहा है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का ये है और एक पेयर ये, दोनों ने एटम्स ने इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की है, और अगर आप पेयर बोलो तो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है। एक पेयर में हमेशा 2 होते हैं। तो इस तरीके से आप देखो, जब एक पेयर की सिर्फ शेयरिंग हो रही थी तो सिंगल बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में, जब वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? बेसिक यही फंडा है बच्चों कि हमेशा एटम जो है वो अपने ऑक्टेट को यानी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करेगा, और उसी वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। नाइट्रोजन का केस ले लेते हैं। नाइट्रोजन के 2 एटम्स जो है वो कंबाइन करेंगे और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, यानी कि इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसके एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5। आप काउंट कर लो, 5 है। और नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस नाइट्रोजन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस दूसरे नाइट्रोजन एटम को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप देख लो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, यानी इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन ने दोनों ने अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कोशिश किया, और उस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी। इसकी वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट बॉन्डिंग हम देख लेते हैं। आपके सिलेबस में है नहीं आयनिक बॉन्डिंग, बट बच्चों आप इसको देख लो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि आपने पहले पढ़ा कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो कि सहसंयोजक बंध है। आयनिक बॉन्डिंग में सिर्फ अंतर ये होता है कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है?
आयनिक बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन के एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ठीक है, देता है। सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था, दोनों एटम्स के बीच में इक्वल शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की। तो आयनिक बॉन्ड में हमेशा क्या होता है, कैसे बनता है कि एक एटम एक अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम को देता है, ट्रांसफर होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का। बस आप हल्का सा बेसिक देख लो क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज एन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जहाँ पे भी आएगा वहां पे एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे शेयरिंग की कोई भी बात नहीं आती है। सिंपल एग्जांपल है सोडियम और क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड आपने देखा है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में, बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, ठीक है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 287। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और आपने पढ़ा है मेटल और नॉन मेटल के केस में कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पहले वाले शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा याद रखना एक किसी भी मेटल के बीच में बनता है और किसी भी नॉन मेटल के बीच में बनता है, यानी कि एक धातु है होगा और एक अधातु होगा। धातु जो है आपकी पहचान कैसे है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सोडियम के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, और अधातु या नॉन मेटल की क्या स्पेशलिटी है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो क्लोरीन में काउंट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अगर ये क्लोरीन को दे देगा तो क्लोरीन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा, और सोडियम जो है वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। ध्यान से अब आप देखो, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया और क्लोरीन जो है अब उसके ऑक्टेट पूरा हो गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, लिया है, दैट मीन्स क्लोरीन के ऊपर अब एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एटम की बात हो रही थी, एटम उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, और जब सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया। बार बार मैंने बताया है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी एटम पे, किसी भी आयन पे सॉरी, तो वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अगर +1 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को दिया आपने आउटर मोस्ट शेल से, अगर +2 है तो यानी कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन को दे चुका है, अगर +3 है दैट मीन्स वो 3 इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल से दे दिया है। और जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा दैट मीन्स उस पर्टिकुलर एटम ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, और वो एनायन में कन्वर्ट हुआ है। अगर -1 है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, -2 है तो 2 को एक्सेप्ट किया है, -3 है तो 3 को एक्सेप्ट किया है। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और ट्रांसफर कहाँ होता है, एक मेटल नॉन मेटल को ट्रांसफर करता है। यहाँ पे मैंने एक बेसिक डिफरेंस दिखा दिया, आप देख लेना कि किस तरीके से, बहुत सिंपल है। कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनता है, आयनिक हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से होता है, आयनिक कंपाउंड हमेशा ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, मेटल ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल को। कोवेलेंट कंपाउंड में कोई चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो मेटल जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और कोवेलेंट कंपाउंड को रोमन न्यूमरल से लिखते हैं और इसको ग्रीक प्रीफिक्स से लिखते हैं, और ये सारे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख लेना। कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन आयनिक कंपाउंड की खासियत है कि रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हमेशा सॉलिड होता है। कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। मेटल जब इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जहां आयनिक आएगा वहां मेटल और नॉन मेटल आएगा और सेपरेट चार्ज आएगा। तो जब सेपरेट चार्ज होगा तो उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कोवेलेंट कंपाउंड में वीक अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है और आयनिक कंपाउंड में हाई अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स होता है। क्यों? बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड्स देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसलिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो बच्चों, आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड का मैंने ये आप सेलेक्टिव नोट्स दिया है, आप इसको देख लीजिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी नोट्स दिया है। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। जो भी आप पढ़ो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने कॉपीज़ को कंप्लीट रखिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।